अब देखो, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एफएम के अंदर। कल आपको लास्ट क्लास में बेसिक्स पढ़ाया था एफएम का, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एफएम के अंदर कितने तरह के डिसीजंस होते हैं, और वहाँ हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद थ्री टाइप ऑफ डिसीजन। ठीक है ना? जिसमें एक हम लोग पढ़ते थे होता था फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और थर्ड होता था डिविडेंड डिसीजन। ये हम लोग लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। मैं अज्यूम करता हूँ इस ये तो सबको क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था, फाइनेंस मतलब होता है पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्ट मतलब होता है पैसा कहाँ जाएगा, और डिविडेंड मतलब क्या होता है, एक बार हमने पैसा कमा लिया उसको शेयर होल्डर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना? अब जो हम लोग चैप्टर पहला स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ऐसा कह दो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एफए में अगर देखा जाए तो यही है, और सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है। ठीक है ना? स्टार्टिंग पेज चैप्टर का इजी रहेगा, धीरे धीरे जाके थोड़ा सा लेवल बढ़ता है चैप्टर का, बट मैं आपको सारे कंसेप्ट वन बाय वन ढंग से कराता हुआ चलूंगा। ठीक है ना? और सारी क्लास में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर अवेलेबल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन? देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलो या इसको पता है एक और नाम जान सकते हैं, कैपिटल बजटिंग। मतलब इसका एक और नाम होता है कैपिटल बजटिंग, और ये चैप्टर पता है आपके इवन फाइनल लेवल पे भी आता है। मतलब ये सीए फाइनल के अंदर भी जब एफएम पढ़ोगे तो कैपिटल बजटिंग चैप्टर आएगा। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस कैपिटल, और आगे बढ़ना है बजट। बजटिंग का मतलब क्या होता है बताओ? बजटिंग मतलब होता है फोरकास्ट। तो देखो, जो मैं बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कैपिटल बजटिंग? तो पता है हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल का बजट बनाना। अब कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी क्या होता है आपके एफएम में एक चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल बात करता है शॉर्ट टर्म फंड्स की, कैपिटल बजटिंग बात करता है लॉन्ग टर्म फंड्स की। कि आज जैसे मान लो मेरे को एक मशीन खरीदनी है जिसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए की है, या मेरे को, मैं आपको पता है ऐसे समझाता हूँ, आप लोग बहुत सी बार देखते हो, पता है आज की तारीख में एक सीए के पास, मतलब अभी नया प्रोफाइल है, फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा काम है सीए का आज की तारीख में, कि बैंकों से टाई अप करके लोगों को फाइनेंस करवाना। अब आज जैसे मान लो, मैं अज्यूम करो मेरे को एक फाइनेंस चाहिए, मेरे को एक लोन चाहिए, और मान लो मेरे को 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, या अज्यूम करो 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब मैं अगर और मान लो मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट कर, मतलब कोई लेट से मेरे को एक होटल ओपन करना है, एक इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस ओपन करना है, होटल करना है, या कोई मशीन खरीदनी है जहाँ पे मेरे को इतना बड़ा फाइनेंस चाहिए, या मान लो मेरे को 5 करोड़ का फाइनेंस चाहिए, 50 करोड़ का फाइनेंस चाहिए। अगर इतना बड़ा मेरे को फाइनेंस चाहिए, मैं जाकर के बैंक में जाके बोलूँ भैया मेरे को लोन दे दो, तो अब ये कोई कार का फाइनेंस नहीं है कि जहाँ 5-7 लाख रुपए फाइनेंस चाहिए, आप गए बैंक में, कार का बैंक ने आपको कोटेशन दिया, आपने जाके सबमिट किया और लोन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप इस लेवल के फाइनेंस पे जाते हो ना, तो बैंक सबसे पहले आपसे पूछता है लोन चाहिए क्यों। आपने कहा मेरे को एक प्रोजेक्ट करना है, मान लो मशीन खरीदनी है मेरे को, तो बैंक पता है आपको डायरेक्ट लोन नहीं देगा। बैंक यहाँ पे बोलेगा आप किसी प्रोफेशनल को हायर करो, और वो प्रोफेशनल हमको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको अगर ये लोन चाहिए तो बैंक आपको डायरेक्ट लोन नहीं देगा, बैंक बोलेगा पहले आप हमको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है जो आज की तारीख में काफी सीए ये काम करते हैं। मतलब उदयपुर में, उदयपुर के अंदर तो मैं ऐसे ऐसे सीए जानता हूँ जो महीने के 5-5 7-7 लाख रुपए से फाइनेंसिंग करे कमाते हैं, लाइजनिंग करते हैं। बैंक से क्या, क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक के लिए आप एक कस्टमर लेकर आ रहे हो। अब बैंक क्या करता है, 2% कमीशन भी देता है 50 करोड़ रुपए पे। आपका काम क्या है, आपको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देनी है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा, ओवर द पीरियड कितना पैसा जनरेट होगा। अब मेरे को बताओ, अगर आज मैं 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो बैंक जो मेरे को बंदा बैंक फाइनेंस करेगा वो ये तो आपसे पूछेगा ना कि आप जो पैसा ले रहे हो उसको आप वापस हमको पे कैसे करोगे। तो वो बोलता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर क्या कंटेंट होगा आप खुद सोचो। वो बोलेगा कि आपका क्या प्लानिंग है, कितने साल तक आप होटल चलाओगे। मैंने कहा मान लो मैं 15 साल तक होटल चलाऊंगा। पूछता है 15 साल में कितने टाइम में आप पैसा रिकवरी करके दोगे, हर साल कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, हर साल क्या कैश फ्लो होगा, आपके होटल से क्या पे बैक आएगा, आपके फंड्स की कॉस्ट क्या होगी। और मान लो अब ये सब क्या है, फोरकास्ट है, तभी तो इसका नाम बजट है। भाई मेरे को पैसा आज चाहिए, अगले, मेरे को पता है मैं 15 साल में बैंक को रीपे करूंगा पैसा। अब अगले 15 साल, ये सब फोरकास्ट है। फोरकास्ट मतलब मैं आज ये सोच रहा हूँ कि अगले 15 ईयर्स में मैं ये एस्टिमेशन करूंगा। अब बैंक इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, आप खुद सोचो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होगा। आप बैंक आपसे बोलता है भैया आपको पैसा चाहिए,
तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बैंक आपसे मांगेगा भैया आप प्रॉफिट क्या एस्टिमेट करते हो ये बताओ, आप कैश फ्लो क्या एस्टिमेट करते हो ये बताओ, आपके रेशियोज क्या रहेंगे ये बताओ, आपके असेट की क्या पोजीशन रहेगी, आपकी लाइबिलिटी की क्या पोजीशन रहेगी, आपके डेटर्स क्या होंगे, आप पैसा कैसे रिकवरी करोगे, आपके फंड्स की कॉस्ट कैसे होगी। और मान लो ये सब फोरकास्ट है, अब लेट से कुछ फैक्टर ऐसे हुए जो आगे जाके चेंज हो गए। अभी जैसे मान लो आज तुमने सोचा हमको सीए करना है अभी, ठीक है ना, अभी तुमने ट्वेल्थ में सोचा हमको सीए करना था, तुमने फाउंडेशन दे दिया, इंटर दे दिया, पास हो गए। बट मान लो इंटर के बाद जैसे अपना कार्तिक था उसको किसी से प्यार व्यार हो गया, बोले अभी सीए छोड़ो, अपने को तो पहले शादी करने का है, सीए बाद में करने का है ना। अभी आप बताओ ये फैक्टर चेंज हो गया ना, अब फैक्टर चेंज हो गया तो इसने क्या किया, आपकी डिग्री को डिस्टर्ब कर दिया। तो वही होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कि हमने एस्टिमेशन किया कि अगले 15 साल में ये होगा, लेकिन मान लो उसमें एक भी फैक्टर चेंज हो गया, जैसे मान लो आपने जितना प्रॉफिट सोचा उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो इस केस में आपको सेंसिटिविटी करना पड़ेगा कि भैया इससे प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग बात करते हैं कैपिटल बजटिंग की, कैपिटल बजटिंग मतलब क्या होता है, जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट हैं उनको इवेल्युएशन करना। अच्छा मैं ऐसा सोचूं कि यार 50 करोड़ आज बैंक से लोन ले लेता हूँ, 15 साल बाद देखेंगे, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो भी ठीक, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मान लो लॉस हुआ तो बहुत बड़ा कैपिटल, बहुत बड़ा टाइम चला जाएगा। तो कैपिटल बजटिंग क्या बोलता है कि जब भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो तो बड़ा इन्वेस्टमेंट को हमेशा एक प्रॉपर प्लानिंग से करना चाहिए, और वो प्लानिंग के अंदर हमको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या हमको ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है, क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वायबल है कि नहीं है। और उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा इस चैप्टर के अंदर काफी कुछ कंसेप्ट, आपका टीवीएम वाला कंसेप्ट आएगा जो अपन फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा करते थे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अपना टीवीएम कंसेप्ट आएगा जिसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आएंगे, ठीक है ना। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, नोटिंग करो एक बार तुम लोग। देखो आप मीनिंग, देखो कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन concerned with evaluation of project on long term basis, evaluation of project on long term basis। देखो द इन्वेस्टमेंट डिसीजन is taken on basis of forecast of cash flows। किसको फोरकास्ट करना है अपने को, कैश फ्लो को। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना है, ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट ऑफ कैश फ्लोज। आस्था भी होगा बस। तो देखो ध्यान दो अब, तो कैपिटल बजटिंग एक तरह का बच्चों कौन सा डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा किस पे लिया जाता है, फोरकास्ट और कैश फ्लोज पे, ठीक है ना। अब पता है इस चैप्टर में ये चीज समझना सबसे पहले कि कोई भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना कैसे। जैसे मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि अज्यूम करो मेरे को एक इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना, और लेट से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरे को एक इन्वेस्टमेंट करना है जिसकी कॉस्ट कितनी है, लेट से 50 लाख की कॉस्ट है। अब मेरे को ये डिसीजन लेना है मेरे को ये इन्वेस्टमेंट करना कैसे, मतलब हाउ आई नीड टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट। तो अब है ना, जैसे आप एक चीज समझो, तो आप बोलोगे यार कि ओ मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो पता लगता है, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। अब सिर्फ एक क्राइटेरिया, अब जैसे मान लो आपने प्रोजेक्ट किया, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट मान लो 25 साल बाद हो रहा है। आपने मान लो आज सीए करने का सोचा, कमाओगे, लेकिन आपको पता है अगले 25 साल तक कुछ नहीं कमाओगे, 25 साल बाद कमाओगे।
तो मतलब नहीं ना कमाने का। तो सिर्फ प्रॉफिट एक क्राइटेरिया नहीं होता पैसा कमाने का, मतलब कि हाँ यार प्रोजेक्ट प्रॉफिट हो रहा है तो हम एक काम करते हैं प्रोजेक्ट ले लेते हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो प्रोजेक्ट, एक सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होता है। आप ये भी देखोगे ना कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया, मेरा पैसा कितने टाइम में रिकवरी हो रहा है। अब मान लो आपको पता है कि मेरा जेस्टेशन पीरियड 5 साल ही है, और प्रॉफिट प्रोजेक्ट प्रॉफिट तो जनरेट कर रहा है, बट जनरेट कर रहा है 25 साल के बाद, तो आपके लिए काम का ही नहीं है ना प्रोजेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने का डिसीजन सिर्फ और हाँ प्रॉफिट एक फैक्टर हो सकता है, बट सिर्फ मैं बोलूं प्रॉफिट के बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रिजेक्ट कर ऐसा नहीं होता है। तो इवैल्यूएशन कभी भी हम प्रोजेक्ट का करते हैं तो कैपिटल बजटिंग में देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया, और जब भी तुम किसी, अभी तो क्या तुम लोग ये थियोरेटिकल पढ़ रहे हो, जब तुम आर्टिकलशिप में जाओगे और अगर तुम कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखोगे, तो जो जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना वो सब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आता है। ठीक है ना, मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है। अब प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना कैसे, तो सबसे पहले हम लोग वो टेक्निक्स देख लेते हैं, तो लिखो आप नेक्स्ट हेडिंग, इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन कैपिटल बजटिंग। इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन बजटिंग। प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन बजटिंग। तो इसमें लिखना, इसमें ऐसे लिखो, मेथड्स टू इवैल्यूएट। अब इवैल्यूएट करने कौन कौन से मेथड्स है, तो इसमें दो क्लासिफिकेशन लिखना। एक तो लिखो ट्रेडिशनल मेथड, और एक लिखो मॉडर्न मेथड। एक ट्रेडिशनल मेथड, एक मॉडर्न मेथड। ठीक है, तो अब लिखना आप ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। अब ट्रेडिशनल लिखो पे बैक मेथड, सेकंड लिखो ARR, NPV जिसका एक और नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के दो मेथड हैं, एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड। ठीक है, तो अब आप बताओ, देखो प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के मैंने दो मेथड लिखा है, एक तो ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। अब लिखना नेक्स्ट लाइन में नोट करके, ट्रेडिशनल मेथड इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है ना। तो देखो, अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बताया कि प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तरीके को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरे तरीके को हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल टेक्निक में मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके हो गए, एक हो गया पे बैक और एक हो गया ARR। ठीक है, ARR को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ARR मतलब क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और मॉडर्न के अंदर मैंने आपको बताया NPV, PI और IRR। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया, ट्रेडिशनल टेक्निक इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये अपन लोग जब मॉडर्न पढ़ेंगे ना तब मैं समझाऊंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो, मैं फिर एक बार ब्रीफ करता हूँ, कैपिटल बजटिंग मतलब एक तरह का कौन सा डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है ना। प्रोजेक्ट को जब भी इवैल्यूएट करना है, सिर्फ एक प्रॉफिट क्राइटेरिया नहीं होता है, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के दो तरीके, एक तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड और एक हो गया मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल टेक्निक में प्रोजेक्ट दो तरीके से इवैल्यूएट होता है, एक होता है एक होता है ARR। मॉडर्न टेक्निक में प्रोजेक्ट तीन तरह से इवैल्यूएट होता है, NPV, PI और IRR। ठीक है ना। नाउ
व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पेबैक, एआरआर, एनपीवी, पीआई, आईआरआर? तो यहाँ सबसे पहले है ना, एक हम लोग वर्ड समझते हैं। देखो मेरे को आप एक बात बताओ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक डिफरेंस पूछता हूँ, मेरे को बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड कैश फ्लो? बताओ इसमें कोई डिफरेंस है कि दोनों एक ही बात है? बताओ। हाँ, मतलब मैं आपसे अगर ऐसे समझूं कि मेरे बिजनेस का मान लो, लेट से प्रॉफिट मैंने कहा 50,000 रुपए है, तो इसका मतलब क्या, मेरे पास में कैश 50,000, मतलब मान लो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया और लेट से को प्रोडक्ट को बेच करके मैंने 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। सुनना ध्यान से, मैं यूं बोल रहा हूं, मैंने प्रोडक्ट को बेचा और 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास कैश उस प्रोडक्ट को बेच करके 50,000 रुपए ही बचा हुआ है और बाकी कुछ नहीं है मेरे पास में? मैं एक प्रोडक्ट को मान लो बेचता हूँ, अज्यूम करो मैं एक मशीन खरीदता हूँ, उससे प्रोडक्ट को बेचता हूँ, मशीन मेरे को मान लो साल के एंड पे 50,000 प्रॉफिट निकाल के दे रही है। तो मैं ऐसा मान लूं क्या कि मशीन ने 50,000 रुपए कैश जनरेट किया? नहीं। क्योंकि आप एक चीज समझो, अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज होती है जो नॉन कैश होती है और वो लेस होती है। एग्जाम्पल समझो, डिप्रीसिएशन। अब मान लो मैंने लेट से एक प्रोडक्ट को सेल किया 1 लाख रुपीज पे, 1 लाख को सेल किया और वो मेरे पास कैश में आया। मान लो मैंने एक प्रोडक्ट को बेचा 1 लाख रुपए पे, 1 लाख रुपए मेरी जेब में कैश आ गया। मैंने अज्यूम करो उस प्रोडक्ट को लेट से जो परचेज किया था, वो परचेज किया था लेट से 40,000 पे, और 40,000 ही मैंने पे कैसे किया था? इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब प्रोडक्ट को बेचा 1 लाख रुपए पे, 1 लाख रुपए किस में बेचा मैंने? कैश में। प्रोडक्ट को मैंने खरीदा था 40,000, 40,000 किस पे खरीदा था मैंने? कैश में। तो बताओ मेरी जेब में कितना पैसा पड़ा है? 60,000। और 60,000 क्या पड़ा है मेरे पास में? कैश पड़ा हुआ है। अब देखा जाए तो मेरा इस साल में कैश पड़ा है मेरे पास 60,000 रुपए। अब मान लो मैं कहता हूं 10,000 का डिप्रीशिएशन है, अज्यूम करो 10,000 का क्या है, तो आप बताओ आपका प्रॉफिट कितना दिखेगा आपको? प्रॉफिट दिखेगा 50,000 रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको प्रॉफिट दिख रहा है 50,000 रुपए, बट देखा जाए तो कैश कितना पड़ा है अपने पास में? 60,000 रुपए। तो आपकी बुक्स ये बोलेगी कि आपका प्रॉफिट तो 50,000 ही है, बट अगर आपके पास में कैश कितना है? 60,000। तो हमें बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग प्रॉफिट भले ही 50,000 है, बट मेरी जेब में पैसा कितना पड़ा है? 60,000 रुपए। अच्छा, अब आप बोलो सर, अगर अपने को ये वाला फिगर गिवन है, मान लो प्रॉफिट, और इससे मैं बोलता हूँ लेट से हमको जाना किस पे? कैश पे, तो क्या करोगे? डिप्रीशिएशन को ऐड बैक करोगे। भाई अपन लोग कैश फ्लो में 12th में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ते थे, अपन ऐसे ही पढ़ते थे ना, प्रॉफिट के अंदर डिप्रीशिएशन ऐड बैक कर देते, गुडविल ऐड कर देते, राइट ऑफ कर दिया, पेटेंट राइट ऑफ किया, ऐड कर देते, क्योंकि नॉन कैश आइटम कैश को अफेक्ट नहीं करते। तो अगर मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से कभी भी अगर मैं कैश फ्लो पे जानता हूं, तो आप एक चीज बताओ, हमेशा मैं नॉन कैश आइटम को क्या कर दूंगा? इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो किस पे आ जाऊंगा मैं? कैश फ्लो। तो अब अगर मैं सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर बात करता हूं, तो आपको इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले इन दो टर्म का डिफरेंस समझना पड़ेगा, द मीनिंग ऑफ वर्ड अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड अनदर मीनिंग ऑफ वर्ड कैश फ्लो। ऑलवेज रिमेंबर, इस चैप्टर के अंदर हर जगह अपने को अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर गिवन होगा, तो उस अकाउंटिंग प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना है आपको? कैश फ्लो। मतलब चैप्टर में जहां भी आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है, कभी भी डिसीजन अकाउंटिंग प्रॉफिट से नहीं होते, हमेशा डिसीजन होता है कैश फ्लो के बेसिस पे, कि कैश कितना बच रहा है मेरे पास में। गेटिंग माय पॉइंट? तो पूरे चैप्टर में ये जो मैंने आपको इवैल्यूएशन टेक्निक बताई, इसमें हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है, तो पहले प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करोगे आप? कैश फ्लो में। लेकिन एक टेक्निक ऐसी है जिसमें मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर टेक्निक की, एआरआर। सिर्फ ये टेक्निक बात करती है अकाउंटिंग प्रॉफिट की, बाकी सारी टेक्निक में हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो की। मतलब अगर आपको एआरआर कैलकुलेट करना है, ये सारे मेथड में वन बाय वन समझाऊंगा। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब भी इवेल्युएट करना है, तो कभी भी अकाउंटिंग प्रॉफिट लेना है, क्या लेना है? कैश फ्लो। सिर्फ एक मेथड एआरआर, वहां हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट रेदर देन कैश फ्लो। मतलब एआरआर टेक्निक, अगर मान लो पूरे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करो एआरआर से, जिसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो वहां आप हमेशा क्या यूज करोगे बच्चों? अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड नॉट कैश फ्लो। बाकी पे बैक अगर करना है हमको, एनपीवी निकालना है, पीआई निकालना है, आईआरआर, तो हर जगह क्या करेंगे हम लोग? कैश फ्लो को यूज करेंगे एंड नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है ना? तो अब जो मैंने आपको नोट नंबर 1 लिखाया था ना, ये नोट नंबर 1 लिखा था, अब लिखो नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, ठीक है, लिखो आप। whenever accounting profit is given, whenever accounting profit is given,
always that profit need to be converted टू कैश फ्लो. ये ध्यान रखना, वो प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को? कैश फ्लो पे. किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको? कैश फ्लो पे. ठीक ना? ओनली ARR uses accounting profit and not cash flow. सिर्फ ARR एक टेक्निक है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज करती है और ना कि कैश फ्लो. अब क्या मतलब, ये एक बार नोटिंग कर लो फटाफट. तो जब भी अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है, अपने को हमेशा क्या यूज करना है? उसको अकाउंटिंग प्रॉफिट किस में कन्वर्ट करना है आपको? कैश फ्लो. सिर्फ एक्सेप्शन किसका है? ARR का. और अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, अकाउंटिंग प्रॉफिट मींस, ये भी मैं आपको आगे समझा रहा हूं कैलकुलेशन एक प्रैक्टिकल करके. मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन. अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब होगा प्रॉफिट टैक्स और डेप्रीशिएशन के बाद. जबकि कैश फ्लो मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन. अब आप बोलोगे सर डेप्रीशिएशन क्यों लेस करना है, तो भी लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको आगे. इसमें ब्रैकेट में लिख देना, डेप्रीशिएशन इज मेनली एडजस्टेड टू टेक टैक्स बेनिफिट. डेप्रीशिएशन का मेन एडजस्टमेंट क्यों होता है? क्या करने के लिए? टैक्स बेनिफिट लेने के लिए. डेप्रीशिएशन का मेन एडजस्टमेंट क्यों होता है? क्या करने के लिए? टैक्स बेनिफिट लेने के लिए. कर लिया कॉपी? तो अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन. तो कैश फ्लो मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन. डेप्रीशिएशन को मेनली क्यों एडजस्ट करते हैं? क्या करने के लिए? टैक्स बेनिफिट लेने के लिए. अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं तो और बेटर क्लियर हो जाएगा. यहां तक कोई दिक्कत? तो बताओ, कैपिटल बजटिंग कौन सी डिसीजन है? बोलो बोलो. इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के कितने तरीके? दो. एक तो ट्रेडिशनल टेक्निक, एक मॉडर्न टेक्निक. ट्रेडिशनल में कितने मेथड है? वापस दो. पेबैक और ARR. कौन कौन से? बोलो. पेबैक और ARR. और मॉडर्न में कितने तरीके? तीन. एनपीवी, पीआई और IRR. एनपीवी, पीआई और IRR. ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या डिफरेंस? ट्रेडिशनल टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करता है, मॉडर्न टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करता है. जब भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करेंगे, हमेशा इवेल्युएट किस बेसिस पे करेंगे? कैश फ्लो पे, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट पे. ठीक है ना? मतलब अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है तो किसमें कन्वर्ट करना है अपने को? कैश फ्लो. सिर्फ एक टेक्निक है ARR जिसमें कैश फ्लो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. वहां क्या लेंगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट लेंगे. बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल की. सर कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? तो एग्जांपल लिखो आप लोग. देखो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग. कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन 3 लाख. लाइफ 5 years. सेल्स, एनुअल सेल्स 5 लाख रुपीज. ना इन कैश, मतलब ये कैश में आता है. कॉस्ट ऑफ गुड्स 2 लाख, ये भी कैश में होता है. रेंट पेड 30,000, ये भी कैश में होता है. टैक्स रेट 20%. और डेप्रीशिएशन मेथड SLM मेथड. अपने को कैश फ्लो निकालना है और इससे मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से कैश फ्लो आपको निकालना सिखाऊंगा इस केस में.
ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने आपको, ताकि आपको कैश फ्लो और इसका लॉजिक थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब सब लोग इधर ध्यान देंगे, एक बार ध्यान समझो। देखो, कितनी कैपिटल कॉस्ट है बताओ असेट की? आप बोलोगे असेट की कैपिटल कॉस्ट 3 लाख रुपए। कितने साल की लाइफ है? अच्छा बताओ, 3 लाख की कॉस्ट है और 5 साल की लाइफ है, मतलब एसएलएम पे एनुअल डिप्रीशिएशन कितना हो गया? 60,000 रुपए। 60,000 का डिप्रीशिएशन है। नाउ व्हाट इज द एनुअल सेल? बहुत ध्यान समझना, मैं आपको बहुत बेसिक से सारे कंसेप्ट समझाता हुआ चलूंगा, आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं आएगी, बट आप स्टार्टिंग में कंसेप्ट मिस करोगे ना, तो फिर आपको आगे जाकर चैप्टर परेशान करेगा। अभी मैंने बताया 5 लाख की सेल है, हर साल 5 लाख की सेल करता हूँ, एनुअल सेल। ये एस्टीमेट है कि मैं हर साल अगले 5 साल तक मैं 5 साल की सेल करूंगा। कितना खर्चा है गुड्स का? 2 लाख, मतलब बोलो कितने रुपए बचे? 3 लाख रुपए। रेंट कितना दे रहा हूँ मैं? 30,000। कितने रुपए? 270। टैक्स क्या रेट है? और डेप्रीशिएशन का मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। अब है ना, आप एक बात बताओ, अगर मेरे को कैश फ्लो निकालना है, तो कैश फ्लो निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे दो अल्टरनेट से बताता हूँ, ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैं सबसे पहले बोलता हूँ, मैंने आपको एक अल्टरनेट नंबर 1 से समझाता हूँ पहले तुम्हें। अब अभी कॉपी बाद में करना, पहले समझ लो। मैं बोलता हूँ एनुअल सेल, मैं बोल रहा हूँ 5 लाख की सेल है, लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो आप बोलोगे सर 2 लाख रुपए गुड्स की कॉस्ट है, मैंने लेस किया रेंट, 30,000 रुपए का रेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ मेरा कितने का प्रॉफिट जनरेट हुआ अभी? तो ये आया 2,70,000। अब है ना, ये जो 270 है, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, दिस इज माई प्रॉफिट। एग्री करते हो? मतलब इसमें ना तो टैक्स लेस हुआ ना डिप्रीशिएशन लेस हुआ। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट डिप्रीशिएशन, पहले डायरेक्ट टैक्स दे दूं मैं सरकार को? भाई डिप्रीशिएशन आपको टैक्स में अलाउड खर्चा है ना। भाई आप जो डिप्रीशिएशन असेट पे चार्ज करोगे, वो आपको इनकम टैक्स अलाउ करता है ना। तो आप डिप्रीशिएशन का टैक्स बेनिफिट तो लोगे ना। लेकिन बताओ क्या मैं बोल रहा हूँ ये मेरे को कैश का इनफ्लो हुआ, ये कैश का मेरा आउटफ्लो हुआ, ये कैश का मेरा आउटफ्लो हुआ। तो कैश इतना बचा है मेरे पास में। अब आप कह रहे हो सर इसमें एक काम करो, अब आप और क्या लेस कर दो? डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन क्यों लेस करना है? क्योंकि टैक्स पे करने के लिए डेप्रीशिएशन एडजस्ट करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट टैक्स लेस नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा डेप्रीशिएशन कितना होगा? आप बोलोगे सर 3 लाख की कॉस्ट है असेट की, 5 साल की लाइफ है, 60,000 रुपए का अपना डेप्रीशिएशन है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट आया, इसको क्या बोलोगे सर? ये आफ्टर। नो, अब मैं इसको लेस करता हूं तो ये आता है 2,10,000 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत तुम लोगों को? अब बताओ क्या मेरे पास में कैश 2,10 बचा है क्या? कैश तो 2,70 ही बचा है। अच्छा, अब आप बोलते हो सर अब आप लेस कर दो इसमें टैक्स। क्या रेट है? तो ये आता है, निकालो 20%, कितना आ रहा है 2,10 का? तो ये आ रहा है 42,000। तो ये आएगा मेरा प्रॉफिट किसके बाद? ये आ रहा है 1,68,000 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत तुमको? अब बोलोगे सर ये प्रॉफिट किसके बाद है? टैक्स और डिप्रीशिएशन के बाद। 1,68,000 रुपये। अब मेरे को है ना एक बात बताओ, ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इज दिस योर कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट? तो आप बोलोगे सर ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, लेकिन अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बताओ, ये नॉन कैश था, ये तो पेमेंट कैश में होगा ना। तो आपके पास में कैश कितना बचा? 1,68 बचा। आप 1,68 में वापस क्या जोड़ दोगे? डिप्रीशिएशन जोड़ दोगे, कैश पे आ जाओगे। तो मैं क्या बोलता हूं, अगर मेरे को अब कैश फ्लो निकालना है, तो मैं एक काम करूं, इसके अंदर क्या जोड़ दूं लेट से? तो मैं इसमें ऐड बैक कर देता हूं डिप्रीशिएशन। और कितने का डिप्रीशिएशन है बताओ? तो आप बताओ ये क्या आ जाएगा मेरा? 2 लाख। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 2,28 क्या चीज है? तो आप बोलोगे सर दिस इज प्रॉफिट आफ्टर, बट बिफोर। एग्री करोगे? और इसका मतलब होता ही क्या है? तो कैश फ्लो बोलो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रीशिएशन बोलो, एक ही बात है ना। यस और नो? समझ में आया? क्लियर है? तो ये कॉपी करो एक बार, आपको फटाफट कॉपी करो अल्टरनेट 1।
अल्टरनेट वन फटाफट कॉपी करेंगे, है ना। सेल 5 लाख की कैश में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख का, 2 लाख का कैश में, रेंट 30,000 कैश में, तो प्रॉफिट बचा 270, डिप्रीशिएशन लेस किया तो प्रॉफिट आ गया, निकालो फटाफट। हो गया। तीन सौ आठ करो करो फटाफट। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रीशिएशन। कर लिया कॉपी। तो कैश फ्लो का मतलब क्या हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर, अब है ना, इसी को लिखो आगे अल्टरनेट नंबर 2। मैं आपको एक अल्टरनेट, जनरली अपन लोग हमेशा अल्टरनेट नंबर 1 ही यूज करेंगे, बट आपको एक अल्टरनेट और आना चाहिए कैश फ्लो निकालने का। वो कैसे होता है तो समझना सब लोग। देखो, मेरे को एक बात बताओ, डिप्रीशिएशन को लेस करके दोबारा एड बैक किया, क्या कारण था? क्योंकि टैक्स का बेनिफिट लेना था भाई। आपको डिप्रीशिएशन लेस करके दोबारा ऐड आपने सिर्फ टैक्स के लिए किया ना। अब मैं अगर मान लो यहां तक की कैलकुलेशन पूरी सेम है, मैं जो ब्लू से मार्क कर रहा हूं यहां तक की कैलकुलेशन, यहां तक की कैलकुलेशन पूरी सेम है, यहां तक कोई चेंज नहीं है। मतलब भले ही अल्टरनेट 1 हो या 2 हो, दोनों ही कैलकुलेशन सेम है। अब मैं अल्टरनेट 2 से अगर आपको बताऊं तो मैं ऐसा बोलता हूं, जो मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने का था, लेट से 270 का, और 270 का किस में था। अब पता है, अब मैं यहां पे लेस करता हूं, डेप्रीशिएशन पहले लेस नहीं करता हूं जो मैं पहले कर रहा था। मैं मान लो डायरेक्ट टैक्स लेस कर दूं। अब बोलो सर डायरेक्ट पहले टैक्स लेस कर दूं, मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स लेस कर देता हूं पहले। टैक्स क्या रेट पे बताओ, तो मैंने डायरेक्ट टैक्स लेस किया। बताओ 20% पे कितना टैक्स आता है, 54,000। तो मेरे पास कितना बचा बताओ, तो ये आया 2,16,000। अब आप बताओ ये जो प्रॉफिट है, ये इसको क्या बोल सकता हूं मैं? अभी डिप्रीशिएशन लेस नहीं हुआ ना, ये कैश में था, ये कैश में पेमेंट हुआ तो इतना कैश बचा। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे जो फाइनल कैश फ्लो है दैट इज इक्वल टू 2,16,000 प्लस 2,16,000 प्लस डेप्रीशिएशन पे मेरे को बताओ कितना टैक्स का फायदा मिला। भाई डेप्रीशिएशन आपने अल्टीमेट लेस क्यों किया, देखो मेरे को बताओ, 60,000 लेस किया, आपका टैक्स का लाइबिलिटी कितना आया था, इधर टैक्स का लाइबिलिटी कितना आ गया सेकंड केस में, तो क्योंकि आपने डेप्रीशिएशन लेस नहीं किया ना।
तो देखा जाए तो 60,000 रुपए का डिप्रीशिएशन है, टैक्स का रेट कितना था? तो 12,000 का टैक्स का छूट मिला ना हमको भाई। 60 डिप्रीशिएशन पे टैक्स का फायदा तो 12,000 में। मेरे को एक बात बताओ, ये आपको किसी को, ये नॉन कैश था, बट इस नॉन कैश को लेस करने से आपने 12,000 रुपए कैश बचा लिए ना। डेप्रीशिएशन पे टैक्स का फायदा कितना मिला, इसको हम लोग, जो फायदा होता है उसको इस चैप्टर में एक और नाम से डेप्रीशिएशन टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड बोलो है, फायदा एक ही बात है, डेप्रीशिएशन टैक्स बेनिफिट। तो व्हाट इज द टैक्स बेनिफिट अवेलेबल थ्रू डेप्रीशिएशन? तो मैं बोलूंगा 60,000 का डेप्रीशिएशन था, 20% टैक्स है, 12,000 का टैक्स बेनिफिट है। तो अब मैं ऐसा बोलता हूं कि 60,000 रुपए का डेप्रीशिएशन है, 20% टैक्स, टैक्स बेनिफिट कितना अवेलेबल है मेरे को? तो अगर अब मैं ऐसा बोलूं कि कैश फ्लो इज ऑल्सो इक्वल टू 2,16,000 प्लस डेप्रीशिएशन का सिर्फ क्या जोड़ दूं मैं, तो भी सेम ही आएगा आंसर। तो अब मेरे को बताओ, 216 में अगर मैं क्या जोड़ देता हूं, 60,000 का 20%, तो कितना आता है आंसर, आप चेक करो। 228 ही आ रहा है। तो ये भी तरीका है कैश फ्लो निकालने का। और डेप्रीशिएशन का टैक्स बेनिफिट क्या होगा? मैं ऐसे बोल सकता हूं, इट इज अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन एग्री करोगे? टैक्स बेनिफिट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन टू टैक्स की रेट। समझ आया? तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, कैश फ्लो इक्वल टू जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसके बाद, और प्लस डेप्रीशिएशन का क्या जोड़ दूं मैं, तो भी बात तो वही है ना। यस और नो? तो अल्टरनेट वन से करो, अल्टरनेट टू से करो, आपका रिजल्ट क्या रहेगा? जनरली अपन अल्टरनेट वन ही यूज करेंगे 99% केस में। बट कभी मान लो अपने को डेप्रिसिएशन डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट गिवन हो, तो क्या टैक्स पहले लेस करके डायरेक्ट डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट जोड़ोगे तो भी रिजल्ट सेम आ रहा है आपका। ठीक है, तो करो कॉपी इसको वापस। अल्टरनेट यहां तक कर लिया था आपने, अल्टरनेट टू करो फटाफट। प्रॉफिट 270 एज इट इज अबव से कैरी कर लिया मैंने, है ना? पहले टैक्स लेस किया, टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट बोलो, ये आप लिखो ना, पहले सब लिखा हुआ है मैंने नीचे। कैश फ्लो इक्वल टू 216 प्लस डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट, उसको टैक्स शील्ड भी बोलते हैं। तो 216 प्लस 60,000 इंटू 12, 20%। करो कॉपी फटाफट। डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स की रेट।
हो गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट, कर लिया नोट? यहां तक कोई डाउट? तो दोनों अल्टरनेट समझ आ गए कैश फ्लो निकालने के? हटा दूं इसको? ठीक है, अब ध्यान दो आप लोग, आ जाओ मॉड्यूल पे। ये एक एग्जांपल नंबर 1 तुम लोग देख के आना है ना, ये होमवर्क देख के आना है, अभी वही अल्टरनेट है, नो डेप्रिसिएशन चार्ज डेप्रिसिएशन चार्ज, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, उसी अल्टरनेट से कैश फ्लो निकाला है, ये आप होमवर्क करके आना एक बार, ठीक है ना? ठीक है। नाउ ये टैक्स शील्ड में बता चुका हूँ आप लोगों को, अभी बताया टैक्स शील्ड का बेनिफिट डेप्रिसिएशन का, तो ये आप लोग होमवर्क करके आना एक बार, ठीक है? नाउ आप आ जाओ एक बार। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 1। ABC Limited is evaluating a purchase of new machine with a depreciable base of rupee 1 lakh। ABC Limited एक नई मशीन खरीदने की सोच रही है जिसमें डेप्रिशिएबल का बेस कितना है? अब बेस मतलब असेट की कॉस्ट 1 लाख, डेप्रिशिएबल मतलब इतना डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, 1 लाख असेट की कॉस्ट है। लाइफ कितने साल है? चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, चेंज मतलब कितना अपना चेंज हो रहा है। अब चेंज अगर पॉजिटिव है मतलब प्रॉफिट है, और चेंज नेगेटिव मतलब लॉस है। तो चेंज 45,000 का ईयर 1 में है, 30,000 का ईयर 2 में, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, मतलब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है। अब मेरे को बताओ, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और डेप्रिसिएशन है, अगर कैश फ्लो निकालना है, तो अल्टरनेट 1 क्या बोलता है? पहले डेप्रिसिएशन लेस करो, टैक्स लेस करो, और डेप्रिसिएशन क्या करो? दोबारा एड बैक करो। अच्छा, 25,000 30,000 ईयर 2 में, 25,000 ईयर 3 में, और 35,000 ईयर 4 में, अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मतलब बताओ, 1 लाख, लाइफ कितने साल है, डेप्रिसिएशन कितना आ गया, एंड 20% टैक्स रेट, कंप्यूट रेलेवेंट कैश फ्लो। तो कैश फ्लो निकालो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट समझा दूं? तो देखो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग कैश फ्लो, ईयर 1 2 3 4, कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन समझ में आता है, ठीक है? अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ईयर 1 2 3 4, 45 30 25 35, हमने क्या लेस किया पहले, फिर क्या लेस आया, फिर टैक्स लेस कर दिया, दोबारा एड बैक कर दिया डेप्रिसिएशन, तो क्या आ गया? कैश फ्लो। चलो आई बात समझ में? अब इस साल अगर जीरो अर्निंग थी तो जीरो टैक्स बना, जीरो डेप्रिसिएशन एड बैक हो, कैश फ्लो 25,000 रुपए। अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 45,000 में पहले, अच्छा एक और तरीके से चेक करो, 45,000 में पहले 20% टैक्स लेस करो, एक साल का, वो भी समझा तो अल्टरनेट टू, पहले 20% टैक्स लेस करो, कितना है? और अब क्या ऐड कर दे, डेप्रिसिएशन पे तो टैक्स का बेनिफिट है, डेप्रिसिएशन कितना है बताओ? 25,000, 25,000 पे कितना टैक्स का बेनिफिट है? 5,000 रुपए। तो वैसे करोगे तब भी 41,000 पे आ जाओगे। तो वैसे कर लो या अल्टरनेट 1 यूज कर लो, कराऊं कॉपी में, बट आप कर लोगे जा करके, है ना? इसको कर जरूर लेना, तो लिखो इलस्ट्रेशन 1, ये होमवर्क लिखो, इलस्ट्रेशन 1। अब मेथड्स मैंने आपको अभी बताए थे, दो मेथड्स हैं, मैं आपको पे बैक बता चुका था अभी, मैंने अभी नोटिंग कराई, मतलब समझाना बाकी है। एआरआर मैंने अभी नोटिंग करा दी, एनपीवी पीआई आईआरआर नोटिंग करा दी, ये दो मेरे को अभी तक नोटिंग कराने बाकी है, ये मैं भी आगे जब आएगा तब समझाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि ये डिस्काउंटेड पे बैक और एमआईआरआर, आप ये आईआरआर और पे बैक पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे, ठीक है? तो मैंने बताया था ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक, ठीक है, जिसमें पे बैक और एआरआर, एनपीवी पीआई और आईआरआर। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक, पे बैक टेक्निक की, तो लगाओ हेडिंग फर्स्ट पे बैक, फर्स्ट टेक्निक लिखो पे बैक, मतलब इवैल्यूएशन मेथड में पहला टेक्निक लिखो पे बैक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पे बैक बताओ? नाम बता रहा है पे बैक टेक्निक, पे बैक मेथड टू इवैल्यूएट बजटिंग, क्या समझते हो बताओ? पे बैक, नाम बता रहा है पे बैक, जितना पे किया वापस कब आ रहा है, पे बैक मतलब क्या हो, जितना पे किया वापस आ रहा है मेरे पास में लौट करके। तो पे बैक टेक्निक बेसिकली क्या होता है, बजटिंग की एक ऐसी टेक्निक है प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने की, मेरी बात ध्यान सुनना।
पेबैक मतलब क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक है प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने की जिसके अंदर हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर हो रहा है। मतलब जैसे मान लो मैंने कहा दो प्रोजेक्ट है, मैंने कहा एक तो प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में मान लो मैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और प्रोजेक्ट बी में भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अब मैं ये बोलता हूं प्रोजेक्ट ए जो मेरे को कैश फ्लो जनरेट करता है, मैं वापस बात कर रहा हूं, ध्यान रखना कैश फ्लो की, मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर जगह बात कर रहा हूं कैश फ्लो की, आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्रोजेक्ट ए मेरे को कैश फ्लो जनरेट करता है साल का 20,000 रुपए का, और प्रोजेक्ट बी मेरे को कैश फ्लो जनरेट करता है 25,000 का। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है तो बोलो हम किस में कन्वर्ट करेंगे उसको? पहले कैश फ्लो में कन्वर्ट करेंगे। इफ यू आर गिवन विद द फिगर ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट, देन यू नीड टू कन्वर्ट दैट अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू कैश फ्लो। नाउ प्रोजेक्ट ए जनरेट कैश फ्लो ऑफ 20,000, प्रोजेक्ट बी जनरेट कैश फ्लो ऑफ 25,000। तो मेरे को एक बात बताओ, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके अगर मेरे को 20,000 रुपया कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो बोलो मैं अपनी कॉस्ट कितने कवर कर लूंगा? भाई अपने कॉस्ट को निकालने में कितना साल लगेगा मेरे को? 5 साल लगेंगे ना भाई। अगर मैं 20,000 रुपये हर साल कमा रहा हूं और आज 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मेरा कॉस्ट कितने साल में रिकवरी हो जाएगा? तो प्रोजेक्ट ए का पेबैक कितना हो गया और प्रोजेक्ट बी का पेबैक कितना हो गया? तो पेबैक, अब भले प्रोजेक्ट बी मेरे को आगे जाके लॉस जनरेट करे, बट पेबैक टेक्निक ये बोलती है कि आपको हमेशा वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपका पैसा जल्दी सिलेक्ट हो। देखो मैंने आपको जब इवैल्यूएशन टेक्निक बताई, मैंने बोला पेबैक एक टेक्निक है, एक एआरआर टेक्निक है, एक एनपीवी टेक्निक है, एक पीआई है, एक आईआरआर है। अब हो सकता है एनपीवी बोले प्रोजेक्ट ए ले लो, बट पेबैक ये बोल रहा है प्रोजेक्ट बी लो। अब पेबैक में मैं बात सिर्फ पेबैक की कर रहा हूं, बाकी मैं को मतलब नहीं बाकी टेक्निक क्या बोलेगी, बाकी टेक्निक जो बोलेगी वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। बट पेबैक टेक्निक ये बोलती है कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवरी होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर पेबैक। एंड दैट प्रोजेक्ट विच गिव्स योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट फास्टर, जहां पे आपको अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर होता है, वो प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू पेबैक मेथड। मतलब पेबैक ये बोलता है कि मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने में कितना समय लगेगा, और वो प्रोजेक्ट जहां पर मेरे को मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाएगा, वो मेरे को सिलेक्ट करना है एज पर पेबैक। आई बात समझ में? अब आप बोलो सर एनपीवी तो बोल रही है प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करो, मेरे को एनपीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं पेबैक की, मैं एनपीवी की बात नहीं कर रहा हूं। और जब भी पेबैक लेना है, हमेशा ध्यान रखना क्या कंसीडर करना है अपने को, कैश फ्लो एंड नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है तो किस में कन्वर्ट करोगे उसको? कैश फ्लो के अंदर। ठीक है, तो लिखो पेबैक के अंदर। लेकिन दिस टेक्निक evaluates the project on basis of recovery of initial investment। इसको हिंदी में करके लिख लो, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर होगा। मेरा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर होगा, एंड दैट प्रोजेक्ट which recover initial investment in less time is considered। मतलब इवैल्यूएशन डिसीजन कैसे लेते हैं? जिसमें पेबैक जल्द कम हो, जहाँ पेबैक पीरियड कम है, मतलब जहां पर पेबैक पीरियड आपका कम है, जहां पर पेबैक कम है उसको सेलेक्ट करना है अपने को, है ना? तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जहां पर अपना पेबैक पीरियड कम है, दैट नीड टू बी सेलेक्ट एज पर पेबैक टेक्निक। बोले यहां तक कोई डाउट? तो पेबैक सिर्फ बात क्या करता है कि पैसा कितने साल में रिकवर होगा, और नीचे एक नोट करके रखना,
always we use cash flow and not accounting profit to estimate payback. पेबैक को निकालने के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? अकाउंटिंग कैश फ्लो यूज करेंगे, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट। कॉपी कर लो फटाफट। कर लिया कॉपी? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में एस्टिमेशन ऑफ पेबैक। चलो तो कैलकुलेशन ऑफ पेबैक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक। अब लिखो फर्स्ट यूनिफॉर्म और इवन कैश फ्लो। इवन मतलब सेम, अगर कैश फ्लो है तो, मतलब अगर कैश फ्लो सेम है तो। और अनइवन कैश फ्लो मतलब सेम नहीं है। मतलब दो सिचुएशन आ सकती है जब कैश फ्लो या तो सेम हो और एक कैश फ्लो सेम नहीं हो। तो पेबैक की कैलकुलेशन में एक तरीका तो क्या हो गया, कैश फ्लो हर साल सेम है, और एक कैश फ्लो हर साल अलग अलग है। ठीक है, चलो अब देखो पेबैक को निकालने के बच्चों दो मेथड है। पहला मेथड यूनिफॉर्म और इवन कैश फ्लो मतलब सेम कैश फ्लो। सेकंड मेथड अनइवन कैश फ्लो, जब कैश फ्लो सेम नहीं है। अब लिखो आप, व्हेन कैश फ्लोज आर अनइवन, मेथड वन, व्हेन कैश फ्लो आर सेम। इवन मतलब सेम है। तो लिखो एस्टीमेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और जनरली ये ऑलवेज गिवन होगा आपको। नहीं गिवन है तो निकालना है, वो आगे समझाऊंगा कैसे निकालना है। और पेबैक क्या होगा बताओ? अपॉन एनुअल कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालो, और पेबैक इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। बट वापस में ध्यान रखना, मैंने प्रॉफिट नहीं बात किया, मैंने कैश फ्लो का बात किया। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ ना, बस ये गलती नहीं करना तुम लोग, है ना। लिख लिया? ठीक है, मैं इस पैटर्न पे एक इलस्ट्रेशन करा देता हूँ एक बार फटाफट। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो लाइट से लेगी, बट फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कॉपी कर लिया? ठीक है, चलो ध्यान दो एक बार आप लोग। देखो, ये मैंने आपको बताया अभी यूनिफॉर्म कैश फ्लो, अभी समझाया। यूनिफॉर्म कैश फ्लो के अंदर, यूनिफॉर्म मतलब सेम, मतलब हर बार कैश फ्लो बराबर है। अज्यूम करो, एग्जांपल 4 देखना, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 20 लाख, एंड एनुअल प्रॉफिट आता है 3 लाख का, आफ्टर डिप्रीशिएशन है। अब ये प्रॉफिट किसके बाद है? मतलब डिप्रीशिएशन लेस हो चुका है, नहीं हो चुका है? हो चुका है। बट बिफोर टैक्स 50% है। तो बताओ ये 3 लाख किसके बाद है? बट किसके पहले है? तो बोलो क्या लेस करना है अपने को पहले? टैक्स लेस और डिप्रीशिएशन ऐड बैक करना है। तो देखो टैक्स लेस किया, 50% का टैक्स रेट है, और डिप्रीशिएशन ऐड बैक कर दिया। डिप्रीशिएशन कैसे निकाला? 20 लाख की कॉस्ट है, लाइफ कितने साल की है? 12.5% की रेट है, स्ट्रेट लाइन, तो 20 लाख का 12.5%, तो डिप्रीशिएशन ऐड बैक कर दिया। तो ये अपना कैश इनफ्लो है 4 लाख रुपए। अब कैश इनफ्लो हर साल क्या है? सेम है। पे बैक कैसे निकलेगा? इनिशियल कॉस्ट, देखो 5 साल आ रहा है पे बैक, समझ में आया? मतलब मेरा पैसा रिकवरी होने में कितने साल लगेंगे मेरे को? 5 साल। बोलो इसमें कोई डाउट? कराऊं ये?
तो लिख लो एग्जाम्पल 4, कॉपी में लिखो एग्जाम्पल 4, ताकि तुमको आइडिया रहे, बाद में पढ़ना है भले नहीं करो बट देख लेना। एग्जाम्पल 4, तो ये हमने बात किया जब कैश इनफ्लो क्या होता है, बराबर होता है, मतलब हर साल कैश इनफ्लो क्या है, सेम है, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जब कैश इनफ्लो हर साल अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलो फिर इसको हम लोग कल से करते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना, कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।